हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कानूनी जानकारी लेकर आता रहता हूं। फ्रेंड्स, जमानत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आइए चलते हैं इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। क्रिमिनल केस में जमानत कितनी तरह की होती है। क्रिमिनल केस में अदालत आरोपी पर ट्रायल चलाती है। ऐसे ट्रायल के बीच आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल केस में ट्रायल लंबे समय तक चलता है और किसी आरोपी को इतने समय तक जेल में रखा जाना ठीक नहीं माना जाता है। जब भी किसी अभियुक्त को जेल में रखा जाता है तब उस पर अन्वेषण, जांच और विचारण या अपील की कार्रवाई लंबित रहती है। ऐसी स्थिति में यह तय नहीं होता है कि किसी प्रकरण में यदि किसी व्यक्ति को अभियुक्त बनाया है तो वह अभियुक्त दोषमुक्त होगा या दोष सिद्ध होगा। यदि अभियुक्त किसी प्रकरण में दोषमुक्त हो जाता है और लंबे समय तक उस व्यक्ति को कारावास में रखा जाता है तो यह उस व्यक्ति के प्रति अन्याय ही होगा। साथियों, 1 जुलाई 2024 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुई। उसके अनुसार जमानत के प्रावधान आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं। नेक्स्ट, जमानत से तात्पर्य कैदी की हाजिरी सुनिश्चित करने हेतु किसी ऐसी प्रतिभूति से है जिसको देने पर अभियुक्त को अन्वेषण अथवा विचारण के लंबित होने की स्थिति में छोड़ दिया जाता है। गोविंद प्रसाद वर्सेस पश्चिम बंगाल के राज्य के मामले में यह कहा गया है कि इस प्रकार की जमानत में बंद पत्र में यह शर्त शामिल होती है कि वह बंद पत्र में निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर स्वयं को न्यायालय के समक्ष हाजिर करेगा। जमानत के अधीन प्रतिभूति देने पर कोई भी व्यक्ति अपराध तथा विचारण की लंबित स्थिति में निरोध से स्वयं को मुक्त करके एक सामान्य नागरिक की भांति समाज में स्वतंत्रता पूर्वक विचारण करता है। जमानत संबंधी उपबंध अवधारणा पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति की स्वाधीनता में अयुक्तियुक्त एवं अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप न किया जाए। एक सामान्य सिद्धांत यह है कि जमानत न कि जेल, बेल एंड नॉट जेल के नाम से संबोधित किया जाता है। कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध केवल यह संभावना या आशंका है कि उसने अपराध किया होगा, सीधे न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर जमानत के लिए याचना कर सकता है, जब तक कि उसे वास्तव में गिरफ्तार न कर लिया गया हो या उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी न किया गया हो। गिरफ्तारी वारंट के आधार पर उसके गिरफ्तार किए जाने की संभावना उत्पन्न न हुई हो। यदि अपराध जमानतीय हो तो जमानत पर रिहाई का अभियुक्त का अधिकार होता है। इस प्रकार की जमानत अभियुक्त पुलिस अधिकारी या न्यायालय, इनमें से किसी के द्वारा भी अधिकार पूर्वक मांग सकता है। न्यायालय और पुलिस अधिकारी को उन अपराधों में जमानत देना ही होता है जिन अपराधों में जमानत दिया जाना अभियुक्त का अधिकार होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 478 BNSS की यह धारा यह उपबंधित करती है कि जहां किसी जमानती अपराध के अभियुक्त को गिरफ्तारी व निरुद्ध किया जाता है तो वह अधिकार के रूप में जमानत पर छोड़े जाने का दावा कर सकता है। यह धारा ऐसे सभी मामलों के प्रति लागू होती है जिनमें अभियुक्त किसी जमानती अपराध का दोषी है या वह ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई अपराध नहीं किया है। धारा किसी अन्य गिरफ्तारी या निरोध के मामले में भी लागू होगी, बशर्ते कि वह किसी गैर जमानती अपराध से संबंधित नहीं है। जब कोई गैर जमानती अपराध के अभियुक्त से कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या न्यायालय उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के बजाय उससे प्रतिभूतियों सहित या रहित बंदपत्र निष्पादित करवाकर उसे अभिरक्षा से उन्मोचित कर सकता है, मतलब उसको छोड़ सकता है। वीरेंद्र वर्सेस राजस्थान राज्य के प्रकरण में यह सुनिश्चित किया गया है कि जब अभियुक्त को किसी जमानती अपराध के अभियोग की दशा में धारा 436 CRPC के अधीन जमानत पर छोड़ दिया जाता है, उसके बाद पुलिस द्वारा उसकी रिहाई पर उसके विरुद्ध एक गैर जमानती अपराध और जोड़ दिया जाता है, तो उस दशा में जारी की गई जमानत को निरस्त नहीं किया जा सकता।
गुडी कांति नरसिंह हुलू वर्सेस लोक अभियोजक के एक विशेष प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत संबंधी कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत है, आप इनको नोट डाउन करके रख लीजिए। लेखक उन सिद्धांतों का उल्लेख लेख में कर रहा है। मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत मंजूर किए जाने अथवा नहीं किए जाने का निर्णय पूर्व सावधानी बरतते हुए युक्तियुक्तता के आधार पर किया जाना चाहिए। जमानत नामंजूर की जाने के फलस्वरूप अभियुक्त को स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाता है। इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा इसका प्रयोग दांडिक उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, अपितु अभियुक्त और समाज दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। जमानत के आवेदन पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जमानत पर छोड़ दिए जाने पर अभियुक्त गवाहों के लिए खतरा उत्पन्न तो नहीं करेगा या न्यायिक कार्यवाही के संचालन में बाधा उत्पन्न तो नहीं करेगा। जमानत के आवेदन पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के पूर्व वृत्तांत को भी ध्यान में रखना चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की संभावना तो नहीं है। सामान्यतः अभ्यस्त और घोर अपराधियों की जमानत मंजूर नहीं की जानी चाहिए। मतलब जो जैसे अपराध करते ही रहते हैं, आड़तन टाइप के अपराधी होते हैं, उनकी जमानत मंजूर नहीं की जानी चाहिए। धारा 480 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 गैर जमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी, इस संदर्भ में यह उल्लेख कर रही है। BNSS की यह धारा उस न्यायालय को अधिकार दे रही है जिसके समक्ष अभियुक्त को पेश किया जाता है। इस धारा के अंतर्गत गैर जमानती अपराध के ऐसे मामलों में जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित न हो, न्यायालय या पुलिस द्वारा अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के संबंध में प्रावधान है। धारा 480 के अंतर्गत न्यायालय के साथ ही पुलिस को भी यह शक्ति दी गई है, मतलब न्यायालय के साथ ही पुलिस को भी यह शक्ति है कि वह किसी भी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकती है, पर उसके लिए कुछ शर्तें निहित की गई है। जैसा कि यदि अभियुक्त पहला 16 वर्ष से कम आयु का हो, दूसरा महिला हो या बीमार हो, तीसरा असक्षम और शिथिलांग व्यक्ति हो। तीनों पॉइंट हो गए। अपराध मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडित होने पर भी उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। यदि ऊपर वर्णित निम्न शर्तों की पूर्ति होती है तो जमानती अपराध के अभियुक्त को न्यायालय या पुलिस द्वारा जमानत पर छोड़े जाने के लिए अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय या पुलिस यथास्थिति को कतिपय सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक निर्णय में अभिकथन किया कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का उद्देश्य यह है कि वह जांच या विचारण के दौरान आवश्यकता अनुसार अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा सके और उसे विचाराधीन अवधि में दंड स्वरूप कारावास में न रहना पड़े। गुरुचरण सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस मामले में यह कहा गया कि विधि के अधीन अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना एक नियम है, जबकि जमानत देने से इनकार किया जाना एक अपवाद है। कोई अपराध जमानती है या अजमानती है, इसका निर्धारण दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची से होता है या फिर उस अधिनियम के माध्यम से होता है जिस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्य या लोभ को अपराध बनाया गया है। साधारण तौर पर अजमानती अपराध के मामले में अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के लिए माननीय न्यायालय या पुलिस यथास्थिति निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार अवश्य करेगी। तो क्या है वो विचार, आइए देखते हैं। पहला, अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग तथा आरोप। आरोप की पुष्टि में उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति और प्रकार। सिद्ध दोष होने पर दिए जाने वाले दंड की गुरुता। जमानत मंजूर की जाने की दशा में अभियुक्त के भाग जाने की संभावना। अभियुक्त द्वारा जमानत के दौरान साक्ष्य मिटाने या गवाहों को धमकाने, प्रलोभित करने या तोड़ने आदि की क्या संभावना है। विचारण के लिए लगने वाली अनुमानित समय अवधि। अभियुक्त का व्यक्तिगत वृत्तांत या पृष्ठभूमि जैसे स्वास्थ्य, लिंग, आयु, पारिवारिक स्थिति,
प्रतिष्ठा इत्यादि अपराध घटित होने की परिस्थितियां BNSS 480 के अंतर्गत कोई अभियुक्त अधिकार पूर्वक पुलिस अधिकारी या न्यायालय से अन्वेषण विचारण के लंबित रहते हुए जमानत की मांग नहीं कर सकता, किंतु कुछ दशाओं में न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह अभियुक्त को जमानत पर छोड़ सकता है। उन दशाओं में प्रमुख है 16 वर्ष से कम आयु, अभियुक्त का स्त्री होना, अभियुक्त का रोगी या शरीर का कोई अंग खराब होना या बीमार होना। ऊपर वर्णित सिद्धांतों की भी BNSS की धारा 480 के अंतर्गत जमानत दिए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धारा 482 इस धारा में अग्रिम जमानत का प्रावधान है। धारा 482 में अग्रिम जमानत का प्रावधान है। अग्रिम जमानत की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि कोई गैर जमानती अपराध घटित होने पर यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की युक्त आशंका हो तो वह माननीय न्यायालय में आवेदन करके उस संभावित परेशानी या लांछन से बच सके जो गिरफ्तारी के कारणों से उसको भुगतनी पड़ती है। एंटीसिपेटरी बेल जिसको बोलते हैं अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल। अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार करते समय माननीय न्यायालय समाधान कर लेगा कि किसी जमानत मंजूर किए जाने पर आवेदक द्वारा उसे दी गई आज़ादी का दुरुपयोग किए जाने की कोई संभावना तो नहीं है, दंडिक कार्रवाई से बचने के लिए वह फरार तो नहीं होना चाहता। अग्रिम जमानत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के पूर्व होती है। जहां तक धारा 482 के अधीन व्यक्ति को अग्रिम जमानत पर छोड़ जाने का प्रश्न है, यह अधिकारिता केवल सेशन कोर्ट एवं हाई कोर्ट को ही प्राप्त है। मतलब अग्रिम जमानत ओनली सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ही दे सकता है। गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस पंजाब राज्य के प्रकरण में दिए गए निर्णय के पश्चात सुप्रीम कोर्ट का रुख यह रहा है कि अग्रिम जमानत केवल एक सीमित समय के लिए ही दी जाए ताकि अभियुक्त विचारण न्यायालय में नियमित जमानत हेतु आवेदन कर उसका लाभ ले सके। माननीय न्यायालय के अनुसार अग्रिम जमानत केवल उसी समय तक वैध मानी जानी चाहिए जब तक कि अभियुक्त न्यायालय में नियमित जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है। हालांकि इस निर्णय के बाद भी सिद्धराम सदलिंगप्पा महतेरे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2010 के वाद में कहा गया है कि अग्रिम जमानत की अवधि पर कोई समय सीमा लगाना उचित नहीं होगा, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल जो मिलती है उस पर कोई लिमिट नहीं लगाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और अग्रिम जमानत स्वीकार करने वाले न्यायालय को चाहिए कि वह इसकी अवधि निर्णय मामले का विचारण कर रहे न्यायालय पर छोड़ दे। न्यायालय में इस बात से सहमति दर्शाई कि अग्रिम जमानत पर छोड़ने की न्यायालय शक्ति एक विशेष शक्ति होने के कारण इसका प्रयोग यथासंभव विरले प्रकरणों में ही किया जाना चाहिए। मतलब हर मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। साधारणतः जमानत और अग्रिम जमानत में अंतर केवल इतना है कि साधारण जमानत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद होती है, जबकि अग्रिम जमानत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आशंका पर होती है। धारा 483 BNSS की यह धारा सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट की जमानत संबंधी विशेष शक्तियों का उल्लेख कर रही है। इस धारा के अनुसार हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध किसी अपराध का अभियोग है और वह अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़े जाने के निर्देश दे सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की इस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट को जमानत के संबंध में अपार शक्तियां दी गई हैं। धारा 439 के अधीन हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अध्याय के अंतर्गत जमानत पर छोड़ा गया हो, गिरफ्तार करने, अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किए जाने के निर्देश भी दे सकती है। इस धारा के अधीन सेशन कोर्ट एवं हाई कोर्ट को प्राप्त जमानत मंजूर करने की शक्ति मजिस्ट्रेट की शक्ति ही प्राप्त है। मजिस्ट्रेट जमानत स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी शक्ति का प्रयोग 480 के अधीन प्रारंभिक स्तर पर करेगा, जबकि हाई कोर्ट शक्ति का प्रयोग अपनी अपील या पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।